हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाठ चुनावी राजनीति की वर्कशीट नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम हमारी चुनावी प्रणाली को डिस्कस करेंगे। पिछली वर्कशीट में हमने चुनावों के बारे में डिस्कस किया था, वहीं से शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, पहले हमने डिस्कस किया था कि चुनाव होते क्या हैं। हमारे देश में लोकतंत्र में हम अपने प्रतिनिधियों के द्वारा अपना शासन चलाते हैं। हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही हमारे बिहाफ पर शासन करते हैं। और ये कैसे पॉसिबल होता है? चुनावों के द्वारा। चुनावों में हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, जिसे एक नियमित अंतराल के बाद बदला जाता है। इन्हें चुनाव कहते हैं। आइए अब वर्कशीट पर आते हैं। वर्कशीट में सबसे पहले बात की गई है आम चुनाव के बारे में और फिर उपचुनाव के बारे में। ये दो तरह के चुनाव हैं जिसका अंतर समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, आम चुनाव होते हैं जो चाहे लोकसभा हो या विधानसभा, जो भी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब जो भी आपका निर्वाचन क्षेत्र है, उसमें आम चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। मतलब ये फिक्स होता है कि इस तारीख को ये चुनाव होने वाले हैं, हर 5 साल बाद ये होते हैं। अब 5 साल जब पूरे होते हैं, जैसे अभी मोदी सरकार रूल कर रही है, 5 साल जब पूरे होंगे तो क्या होगा? लोकसभा भंग हो जाएगी। इसी तरह जब विधानसभा में भी जिस सरकार के 5 साल पूरे हो जाते हैं, वो जो विधानसभा है वो भंग हो जाती है। फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में जहाँ जहाँ 5 साल कंप्लीट हो गए हैं, एक या दिन, मतलब बहुत ही कम अंतराल में चुनाव कराए जाते हैं। इसे हम आम चुनाव कहते हैं। तो अगर मैं सिंपल टर्म्स में कहूँ, आम चुनाव वो होते हैं जिसमें हर फिक्स इंटरवल के बाद निश्चित तौर पर जो डिसाइड किया हुआ है चुनाव होते ही हैं। बच्चों, आम चुनाव को इंग्लिश में बोलते हैं जनरल इलेक्शंस। इसके बाद आते हैं उपचुनाव। उपचुनाव होते हैं बच्चों बाय इलेक्शंस। इसमें क्या होता है, कई बार इमरजेंसी कंडीशन होती है। मान लो एक इलाके के किसी एमपी की या एमएलए की डेथ हो गई या उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, तो वो पोस्ट तो खाली हो गई उस इलाके की, है ना। तो वहाँ पर सिर्फ उस एरिया में दोबारा चुनाव होते हैं ड्यू टू डेथ एंड रेजिग्नेशन। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं चुनावी क्षेत्र। बच्चे, चुनावी क्षेत्र क्या होता है? देखो, चुनाव कराने, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। चुनावी क्षेत्र होता है बच्चे चुनाव कराने के लिए जो भी इलाका है जिसमें चुनाव कराना है। जैसे अगर पूरे भारत में चुनाव कराना है तो उस पूरा भारत क्या हुआ? हमारा चुनावी क्षेत्र हुआ। अब चुनाव कराने के लिए पूरे भारत को कुछ इलाकों में बांट दिया जाएगा और इसे हम कहेंगे अपना निर्वाचन क्षेत्र, हिंदी में कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो चुनावों के उद्देश्य से देश के अनेक क्षेत्रों में बांट दिया गया है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। एक क्षेत्र में जो रहने वाले मतदाता होते हैं वो अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। मान लो बच्चे, आप सदर बाज़ार कॉन्स्टिट्यूएंसी में रह रहे हो, तो सदर बाज़ार से जो आपका एमपी होगा या एमएलए होगा, सांसद या विधायक होगा, आप उसको चुनोगे। तो हर कोई अपने इलाके का एमपी एमएलए चुनता है। और कैसे चुनते हैं? पूरे चुनावी क्षेत्र को इलाकों में बांटा जाता है, चुनावी क्षेत्रों में बांटा जाता है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। वार्ड क्या होता है बच्चे? वार्ड भी निर्वाचन क्षेत्र की ही तरह होते हैं, लेकिन जो निर्वाचन क्षेत्र बनते हैं वो आपके लोकसभा या विधानसभा के चुनाव के लिए बनते हैं, लेकिन जो वार्ड होते हैं वो आपके पंचायत और नगर पालिका के लिए बनते हैं, और ये बहुत छोटे साइज़ के होते हैं। अब एक बात बताओ, जो पूरे भारत में इलेक्शन कराए जाते हैं बच्चों, तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंसी साइज़ होता है वो पूरे भारत को हम 543 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसी तरह हर स्टेट में, इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में जब इलेक्शन करते हैं तो पूरे स्टेट को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसे हम निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। अब जब हम क्या कहते हैं, एमसीडी का फॉर एग्जांपल नगर पालिका या पंचायत का इलेक्शन करें, तो उसी इलाके को और भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है, और भी छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में डिवाइड किया जाता है, जिसे हम वार्ड कहते हैं। ओके बच्चों, आगे करते हैं आरक्षित चुनावी क्षेत्र। आपको पता है, आरक्षण हमारे देश में उन लोगों को, उन समूहों को दिया जाता है जो कुछ हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से काफ़ी पीछे रह गए हैं। बेसिकली अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोग होते हैं। अब क्या होता है कि निर्वाचन क्षेत्र में जो कुछ सीट्स होती हैं, उनमें कुछ सीट्स आरक्षित होती हैं उन वर्गों के लोगों के लिए, जैसे एससीज या एसटी। इनको हम कहते हैं आरक्षित चुनाव क्षेत्र।
अब बच्चों, मतदाता सूची क्या होती है? मतदाता सूची को हम बोलते हैं वोटर लिस्ट। आपको पता है वोटर लिस्ट क्या होती है? वोटर लिस्ट जब चुनाव कराने होते हैं किसी इलाके में, मान लो हमें चुनाव कराने हैं, तो जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, वो सबसे पहले तो प्रिपेयर करता, सबसे पहले तो वो जो इलाका है उसको देखता है, फिर उसको बांटता है निर्वाचन क्षेत्रों में। अब जब निर्वाचन क्षेत्र में बट गए तो उन इलाकों की मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट प्रिपेयर की जाती है। और वोटर लिस्ट क्या होती है? वोटर लिस्ट होती है मतलब जो भी उस इलाके के उम्मीदवार योग्य हैं वोट देने के लिए, उनकी लिस्ट। जैसे हमारे देश में 18 वर्ष से ऊपर के सारे व्यक्ति जो हैं वो वोट देने का अधिकार रखते हैं, जो हमारे देश के सिटीज़न हैं। तो अब मतदाता सूची में क्या होता है, हर 5 वर्ष बाद जब भी चुनाव होने वाले होते हैं, इसको अपडेट भी किया जाता है। जिनकी डेथ हो जाती है उनके नाम को डिलीट कर दिया जाता है, और जो नए लोग होते हैं, मतलब जो नए लोग बच्चे जिन्होंने 18 साल की एज को अटेन किया होता है, उनके नाम को इसमें ऐड ऑन कर दिया जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो मतदाता है वो मतदान करने जब जाए तो पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड अपना लेके जाए। आपने अपने पेरेंट्स का वोटर आईडी कार्ड ज़रूर ही देखा होगा। अब बच्चों, हमने चुनावी क्षेत्र भी, हमारे जो चुनावी क्षेत्र भी बन गया मान लो, ठीक है। पहला स्टेप निर्वाचन क्षेत्र बन गया। दूसरा स्टेप मतदाता सूची भी बन गई हमारी, वोटर लिस्ट भी बन गई, जो हमारे चुनाव आयोग ने बनानी होती है वो भी बन गई। अब तीसरा होता है उम्मीदवारों का नामांकन। जिस इलाके में चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो लोकसभा के हों, विधानसभा से, उन इलाकों में से रजिस्ट्रेशन होता है कैंडिडेट्स का। वो अपने आप को नॉमिनेट करते हैं कि भाई हम इलेक्शन में इस इलाके से खड़े हो रहे हैं। एमपी के लिए या विधायक के लिए वो अपना नामांकन करते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं। कई बार होता है राजनीतिक दल भी अपने अपने उम्मीदवार अलग अलग इलाकों से खड़े करते हैं, जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह भी मिलता है और उन्हें पार्टी के सपोर्ट भी मिलता है। इसे आम भाषा में कहते हैं टिकट, कि हमें तो बीजेपी की टिकट मिल गई या हमें कांग्रेस की टिकट मिल गई। आपने सुने होंगे ये स्टेटमेंट्स। इसके बाद जो भी बच्चे चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो भी मतलब 25 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति चुनाव लड़ना चाह रहा है, उसको ये जो नामांकन पत्र है ये कंपलसरी है, भरना पड़ता है। और इसमें सारी डिटेल देनी होती है कि भाई कोई आपके खिलाफ अपराधी मामले चल रहे हों, आपकी संपत्ति कितनी है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षिक योग्यता क्या है, सब कुछ डिटेल देनी पड़ती है। ये थर्ड स्टेप था। इसके बाद चुनाव आयोग ने जब नामांकन भी करा दिया तो चौथा स्टेप होता है मतदान कराना। जो निश्चित तारीख है उसमें मतदान कराया जाता है। आपको पता है ईवीएम की मशीन होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसके थ्रू मतदान कराया जाता है। एक तय तारीख पर उन सभी मशीनों को खोलकर फिर उसकी गणना की जाती है। मतलब जब सारे इलाकों से ईवीएम के थ्रू मतदान करा लिया, फिर उसको एक सुरक्षित जगह रख दिया जाता है। फिर एक तय तारीख पर उन मशीनों को खोलकर काउंटिंग की जाती है कि किस पार्टी को कितने वोट मिले। और क्योंकि ये निष्पक्ष तरीके से हो और लोगों को इस पर डाउट ना हो, तो बहुत सारी पार्टी के एजेंट भी वहाँ मौजूद होते हैं जब मतगणना की जाती है। अब बच्चों प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न 1, और फिर इसके बाद एक स्टेप मैं भूल गई कि मतदान हो गया, मतगणना होगी, उसके बाद होता है रिजल्ट डिक्लेयर, कि किसको ज़्यादा वोट मिले, कौन विजयी है, ये डिक्लेयर करना। नाउ द नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन, आम चुनाव और उपचुनाव में अंतर क्या है? तो बच्चों ये हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आम चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर है? आम चुनाव हर 5 साल बाद और उपचुनाव किसी की डेथ और रेजिग्नेशन से उस इलाके में जहाँ ये हुआ है। सांसद और विधायक में क्या अंतर है? बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि भाई ये बार बार क्यों वोट हो रहे हैं, बार बार क्यों इलेक्शन हो रहे हैं, 5 साल से पहले क्यों रहे हैं। ऐसा नहीं होता बच्चे। हमारे देश में 3 लेवल की सरकार है, जो आप पहले भी पढ़ चुके हो। एक होती है केंद्र सरकार, ठीक है, दूसरी होती है हमारी राज्य सरकार, और तीसरी होती है लोकल गवर्नमेंट। तो बेटा जो केंद्र सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसमें लोकसभा के लिए एमपीस यानी कि सांसदों को चुना जाता है। और जो राज्य सरकार होती है उसमें विधायक को चुना जाता है। उसके जो मेंबर्स होते हैं उसमें विधायक, उनको विधायक कहते हैं। और लोकल लेवल पे हम गांव हो तो चुनते हैं पंच सरपंच, और अगर हमारा शहर हो तो हम काउंसिलर्स को चुनते हैं। तो बच्चों ये है
इसीलिए आपका जो भी इलाका होगा ना उसमें 3 बार वोट होंगे। एक बार आप चुनोगे अपने केंद्र सरकार के लिए सांसद को, फिर एक बार आप चुनोगे राज्य सरकार के लिए विधायक को, और तीसरी बार आप चुनोगे लोकल लेवल पे आपके काउंसिलर्स को, पार्षद को, निगम पार्षद कहते हैं उनको। आप कभी कभार गए भी होंगे उनके ऑफिस में। तो ये 3 लेवल की सरकार के लिए हर इलाके में 3 बार इलेक्शंस होते हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है, केंद्र की कॉन्स्टिट्यूएंसी बड़े साइज़ की होती है, राज्य की उससे थोड़ी छोटी, और लोकल की उससे और छोटी, ताकि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का भी लोकल गवर्नमेंट समाधान कर सके। प्रश्न 3, मतदाता सूची से आप क्या समझते हैं? बच्चों ये हम डिस्कस कर चुके हैं, मतदाता सूची, वोटर लिस्ट। कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। नेक्स्ट इज, आपके अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? इसमें आपको बताया है कि क्या क्या योग्यताएं वो नामांकन के दौरान पूछते हैं, जैसे कि आपराधिक मामले तो नहीं चल रहे, संपत्ति कितनी है, शैक्षिक योग्यता क्या है। इसके अलावा ये भी लिख सकते हो, और इसके अलावा भी आपको कुछ लगता है कि भाई ये योग्यता होनी चाहिए, तो वो आप बता सकते हैं। थैंक यू। एनी डाउट यू कैन आस्क मी or in your class group to your respective subject teacher.